के प्रतिनिधि को हम लोग इसलिए चुनते हैं ताकि पंचायत की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान हो। तो आपकी समस्या का निदान तो पंचायत प्रतिनिधि करेंगे। जितने भी थे सारे नमाज पढ़ने गए थे और डीएम के निर्देशानुसार एसडीओ और एसक्यूटिव की मौजूदगी में, सीओ की मौजूदगी में दर्जनों पुलिस बल के साथ यहाँ की मुसलमान इलाकों के सारे दुकानों को तोड़ दिया गया था। यही बात कि अभी चुनाव का मौसम करीब आने वाला है तो अभी बहुत सारे बरसाती मेंढक सड़क पर मंडरा रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग लगातार मुसलसल बने हुए हैं, लोगों के दिल में है, लोगों के जहन में है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के सीमांचल इलाके के अररिया ज़िला में मौजूदगी है और यहाँ पे AIMIM पार्टी के जनाब राशिद साहब काफ़ी इनका समाजों के लिए हित में काफ़ी कई अरसों से लड़ते आए हैं और लोगों के अच्छाई के लिए हमेशा सोचते आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सर, स्वागत है आपका शफा बिहार न्यूज़ चैनल में। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। सर, हर पार्टियों के लोग अपनी अपनी तैयारी में चालू ग्रामीण क्षेत्रों में, इलाकों में जाते आते रहते हैं और आपका क्या विचार है, किस तरीके से आगे का रुझान है कामों को करने के लिए? मैं इलेक्शन हारने के दूसरे ही दिन से अपने विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अररिया 49 में उपस्थित रहता हूं। तमाम तर परेशानियों के हालातों में लोगों के बीच में बना रहता हूं और इसके अलावा भी कोई अन्य विधानसभाओं में अगर कोई समस्याएं, जटिल समस्याएं आती है तो मैं वहां पर पहुंचकर उस समस्या का निदान करने का काम भी करता हूं। बाकी सर, कई लोगों का कहना, जनता का भी कहना है कि हर लोग अपने अपने पार्टी का जैसे कि तैयारी चालू है। AIMIM पार्टी का कई पहले भी इलेक्शन हुआ, पिछले 2019 शायद 19 में, तो 19-20 में उसमें 4 पार्टी यहाँ से जीते भी, 4 विधायक जीत के गए। वो लोग फिर दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो गया। अब लोगों का कहना है कि अब जो है हम लोग किनको चुने, जनस्वराज को चुने या AIMIM पार्टी को चुने, उसके विषय में क्या कहें सर? देखिए, जनस्वराज जो पार्टी बनी है ये तो साफ दर्शाता है कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा 2020 में बीजेपी के लिए मुख्य रूप से काम की थी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। जेडीयू के जहां जहां पर उम्मीदवार थे बीजेपी ने वहां वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी को लड़वाया था अलग से, ताकि नीतीश कुमार का वोट कटे और ध्रुवीकरण हो। उसी तरीके से बीजेपी ने अभी प्रशांत किशोर को हायर किया है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो बने हैं वो बीजेपी के पूर्व सांसद पप्पू सिंह जी बने हैं पूर्णिया से। और अभी इनके इसमें जितने भी बड़े नेता जुड़े हुए हैं लगभग कमोबेश बीजेपी के ही हैं। तो लोग उतने बेवकूफ नहीं है आज के वक्त में, लोग समझ भी रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। यानी आपका कहना है सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी समर्थित पार्टी है। ये बीजेपी ने इसे सीमांचल और बिहार के मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण के लिए उतारा है, प्री प्लानिंग करके। अच्छा सर, किशनगंज के विधायक तौसीफ साहब इस वक्त बिजली और ईंट भट्ठों के ऊपर मुद्दे में आवाज उठाया है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार का रेट है 5700, लोग भट्ठे के लोग अपना मन मर्जी करता है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? क्योंकि अररिया से अब तक कोई जो है AIMIM पार्टी का कोई भी आवाज नहीं उठाया है, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए भाई, बहादुरगंज का जो एरिया है वो समझिए भट्ठा, ईंट भट्ठा बहुत ज्यादा है, वहाँ पर हमको गढ़ है, वहां से पूरा बिहार, बंगाल है ना, असम वगैरह तक ईंट जाती है। और मुझे लगता है कि तकरीबन 2-3 हजार 4 हजार ईंट भट्ठे से कम नहीं होगा बहादुरगंज में, है ना, हब है एक टाइप से। तो तौसीफ साहब ने ये आवाज उठाई है तो ये वाकई बहुत अच्छा पहल है, गरीबों के हक के लिए भला है। लेकिन वहां से उठाया है सर, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कटिहार, ये चारों जिला को काफी सीमांचल इलाका आता है, अत्यंत पिछड़ा कहा जाता है, गरीबों का इलाका ज्यादा है, गरीब लोग यहाँ पे, मजदूर लोग ज्यादा होते हैं, तो वो चीज अररिया में भी उठना चाहिए ना सर? सर, अररिया में कितना ईंट भट्ठा है? अररिया विधानसभा, अररिया जिला में बहुत ज्यादा ईंट भट्ठा है नहीं। और जाहिर सी बात है सरकार की जब नियमावली लागू होगी किशनगंज में तो वो नियमावली सिर्फ किशनगंज के लिए नहीं होगी, वो अररिया के लिए भी होगी, पूर्णिया के लिए भी होगी, है ना। तो ऑटोमेटिक जो दरें हैं जब वहां पर लागू हो जाएंगी तो सभी इसमें जिला में लागू होगा। वो 2025 का क्या है सर आप लोगों का तैयारी? हम लोगों की तैयारी पूरी मजबूती से है और हम लोग लगातार क्षेत्र में हैं,
रही बात कि अभी चुनाव का मौसम करीब आने वाला है, तो अभी बहुत सारे बरसाती मेंढक सड़क पर मंडरा रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग लगातार मुसलसल बने हुए हैं, लोगों के दिल में हैं, लोगों के जहन में हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े हैं, शरीक हैं। तो इसलिए इंसान भी देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में जब हम लोग मैदान में आएंगे तो इंशाल्लाह पूरा भरपूर समर्थन मिलेगा लोगों का। पिछली दफा भी अररिया विधानसभा में पार्टी नहीं थी और मेरा चेहरा भी नया था, उसके बावजूद भी 14 उम्मीदवारों में से मैं तीसरे नंबर पर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जीत के अमकानात हैं। चलिए, जनाब राशिद साहब से अब हमारी बातचीत हो रही थी और इनका पुरजोर कहना है कि मैं इस बार जीत के आऊंगा और कुछ ना कुछ। अच्छा सर, समाजों के लिए क्या करेंगे? जीत के आएंगे तो फर्स्ट कौन सा अच्छा काम होगा जो आपने अररिया वासी के लिए करेंगे? सर देखिए, हमेशा मैं अररिया विधानसभा या जिला की बात की जाए, मैं फासिस्ट ताकतों की मुखालफत शुरू से कर रहा हूँ। प्रदीप सिंह ने जो भाषा का प्रयोग किया था उसके खिलाफ भी राशिद अनवर ही सबसे पहले सड़क पर उतरा था। तीसरे दिन जब बहुत सारे लोग सड़कों को जाम कर दिए थे तो राशिद अनवर ही वहां पर गया था और किसी को पुलिस के बल के द्वारा एक थप्पड़ तक लगने नहीं दिया गया। हालांकि 500 अज्ञात लोगों पर FIR हुआ भी था। और आपको ये पता होगा कि रमजान के मौके पर पहली जुमा को सारे नमाजी दुकानदार जितने भी थे सारे नमाज पढ़ने गए थे, और DM के निर्देशानुसार SD और एग्जीक्यूटिव की मौजूदगी में, CO की मौजूदगी में दर्जनों पुलिस बल के साथ यहाँ की मुसलमान इलाकों की सारे दुकानों को तोड़ दिया गया था। उस वक्त भी उन पदाधिकारियों को अकेले खदेड़ने वाले का नाम राशिद अनवर था। जी, इस वक्त देखे तो काफी चर्चित में है, क्योंकि राशिद अनवर साहब कोई भी काम होता है उस मुद्दे पे आवाज उठाने का काम करते हैं। सर, वो जो अतिक्रमण हुआ था रमजान के समय में हुआ था, है ना? रमजान के बाद फिर वो काम पूरा किया गया या बाकी ही है? सर, अतिक्रमण में जो हमने आवाज उठाई और हमने जो भगाया पदाधिकारियों को, उसका नतीजा है कि आज 3 महीना हो गया और उधर उनकी कोई गाड़ियां नहीं घुसी है, नहीं तो हर 10 दिन पर अतिक्रमण होता है। सर, एक कड़वा सवाल है सर। सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में वार्ड मेंबर और मुखिया द्वारा जो काम किया जा रहा है, अभी राशन कार्ड जिन लोगों के पास है उन लोगों का नाम जो है इंदिरा आवास में नाम जोड़ा गया है, कुछ लोगों का बाकी था, और कुछ लोग ऐसे हैं सर जो गरीब लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा है, उनके पास कमाने खाने के लिए कोई सहायता भी नहीं है, उनका नाम नहीं जोड़ा गया। उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो वार्ड मेंबर हैं ये लोग की प्राथमिकता होती है, BPL सूची के आधार से नाम जुड़ता है ना, क्रमांक संख्या के अनुसार नाम जुड़ता है। तब उसके जिसका नाम नहीं जुड़ा है तो हो सकता है उनके क्रमांक संख्या में नहीं होगा नाम। बार तो सर हर लोगों का नाम जुड़ गया। तो हमने अनेकों पंचायतों में घुमा, जो मुखिया खुद बोले कि हमारे पंचायत में आप इन्वेस्टिगेट कीजिए एक बार कि एक भी लोग छुटा नहीं होगा, और उसी दूसरे पंचायत में काफी नाम छुटा हुआ। तो जिनका नाम छुटा हुआ है उनको ब्लॉक जाना चाहिए, BDO को दरखास्त देना चाहिए, दरखास्त देकर अपना नाम जुड़वाना चाहिए। नहीं तो पंचायत के प्रतिनिधियों को पकड़ के उनसे काम करवाना चाहिए, क्योंकि पंचायत के प्रतिनिधि को हम लोग इसलिए चुनते हैं ताकि पंचायत की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान हो। तो आपकी समस्या का निदान तो पंचायत प्रतिनिधि करेंगे। राशन जो अभी कम दिया जा रहा है डीलरों के द्वारा, उसके विषय में क्या कहेंगे? सर, सिर्फ डीलर ही करप्ट नहीं है, सारे विभाग के सारे कर्मचारी करप्ट हैं। सर, ये इसलिए कि कम दे रहा है क्योंकि MO को पैसा खिलाता है ये लोग, और बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को पैसा देता है ना। तो करप्शन, मैं तो यही कहूंगा कि जब मैं अररिया विधानसभा का विधायक बनूंगा तो मैं 3 चीजों पर ही काम करूंगा। चौथा मेरा कोई एम्बिशन नहीं होगा जब तक ये 3 मुकम्मल नहीं होगा। सबसे पहले तो शिक्षा, और शिक्षा में आपको प्राइवेट स्कूलों जैसा सुविधा सरकारी स्कूलों में मुहैया करवाऊंगा। सरकारी अस्पताल प्राइवेट से भी बेहतर बनवा दूंगा, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए की फंड मुहैया कराती है गरीबों के इलाज के नाम पर, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधियों द्वारा और ऑफिसरों द्वारा लूट लिया जाता है अस्पतालों को, है ना। हर मर्ज की बस दो ही दवा दी जाती है, बीमारी कोई भी हो दवा 2 ही मिलेगा आपको। और सरकारी अस्पतालों में इलाज की कमी की वजह से, लापरवाही की वजह से लोगों की जानें चली जाती है। मैं इस व्यवस्था को सही करवाऊंगा। तीसरा, करप्शन मुक्त अररिया बनाऊंगा। 1 भी रुपया मैं घूस के नाम पर किसी भी पदाधिकारी को देने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए दोस्त, अगर मैं इन 3 चीजों पर विफल रहा तो मैं फिर दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। दोस्तों, जनाब राशिद अनवर साहब को आप लोग काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि काफी चर्चित चेहरा है। हर मुद्दों पर बात को उठाने वाले, हर मुद्दों के सवालों पे जवाब भी देते हैं और सवालों को उठाने का प्रयास करते हैं। आपको मिला रहे थे, कैसा लगा इनका बात? अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।